हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ लेजर। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एटेन्युएशन ऑफ लाइट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट में जो संख्या है एटम्स की और हायर एनर्जी स्टेट्स में जो संख्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। बेसिकली हायर एनर्जी स्टेट में जो संख्या होती है वो बहुत ही कम होती है, तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास है डिस्कशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेजर वर्ड है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। ये होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन। एल से हो गया लाइट, ए से हो गया एम्प्लीफिकेशन, और थ्रू स्टिमुलेटेड, एस से हो गया स्टिमुलेटेड, ई से हो गया एमिशन, एंड आर से हो गया रेडिएशन। तो ये आ जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का फुल फॉर्म है। इनफैक्ट लेजर जो है, एक्चुअल में इसका नाम क्या होना चाहिए था। एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए था लूजर, राइट। लूजर क्यों होना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो फेनोमेना यूज होता है लेजर लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसमें एम्प्लीफिकेशन ही नहीं होता है लाइट का, बल्कि ऑसिलेशन के द्वारा, एटम की ऑसिलेशन के द्वारा लाइट प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो परफेक्ट वर्ड है वो एम्प्लीफिकेशन की जगह पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑसिलेशन। तो इसलिए जो लेजर वर्ड है एक्चुअल में इसका, इनफैक्ट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होना चाहिए, लूजर। अगर हम इसके लेजर के वर्किंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखें, लूजर क्या है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि एल से हो गया लाइट, ओ से हो गया ऑसिलेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बट क्योंकि लूजर नाम सही नहीं है, तो इसलिए जो इसका एब्रेविएशन है वो क्या होता है, लेजर होता है। इट प्रोड्यूसेस हाईली डायरेक्शनल कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम। ये क्या करता है, एक बहुत ही ज़्यादा डायरेक्शनल लाइट प्रोड्यूस करेगा, और मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक का मतलब है सिंगल वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करता है। डायरेक्शनल, ये जो है हाईली डायरेक्शनल का मतलब है कि जो लाइट जब ऐसे ट्रेवल करेगी, लेज़र लाइट, तो इसका जो डायरेक्शन के अलोंग ट्रेवल है वो डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। और अगर दूसरी लाइट होती है तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, राइट। इस तरीके से यहाँ से इधर इधर इधर, तो फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। बट लेज़र में क्या होता है कि लेज़र यूनी डायरेक्शनल, हाईली डायरेक्शनल कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम है। ये हिस्ट्री क्या है लेज़र की, तो सबसे पहले लेज़र का थ्योरेटिकल डेवलपमेंट होता है। और ये थ्योरेटिकल डेवलपमेंट आइंस्टीन ने जब 1916 में दिया था, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले लेज़र का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, आइंस्टीन 1916, क्योंकि इन्होंने बताया पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में। फिर इन 1958 मेजर्स आया, प्रिंसिपल टू लाइट एम्प्लीफिकेशन। तो मेजर प्रिंसिपल आया। मेजर प्रिंसिपल बेसिकली क्या आता है, ये लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए नहीं था, ये था माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो मेजर जो था ये क्या है, मेजर का फुल फॉर्म क्या होगा, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन थ्रू स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये जो मेजर है, इसी का एडवांस्ड वर्जन क्या है हमारे पास, लेजर, है ना। क्योंकि मेजर जो एम्प्लीफाई करता है सिग्नल को वो माइक्रोवेव में है, और लेजर जो है वो विजिबल लाइट में करता है, राइट। इसलिए है हमारे पास लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन आता है वर्ड, और मेजर में क्या है, ये है माइक्रोवेव के लिए। तो इन 1958 मेजर्स प्रिंसिपल टू लाइट, तो ये आया हमारे पास। फिर टी.एच. मेनमैन, ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने लेजर बनाया 1960 में। और फिर इसके बाद आए अली जवान एंड एसोसिएट्स, इन्होंने बनाया हीलियम नियॉन लेजर इन 1961। अली जवान या ए जवान एंड एसोसिएट्स ने बनाया हीलियम नियॉन लेजर इन 1961। तो सबसे पहला लेजर कौन सा है, 1960 बाय टी.एच. मेनमैन, और उसके बाद दूसरा आता है 1961 ए जवान एंड एसोसिएट, जो कि है हीलियम नियॉन लेजर। एटेन्युएशन ऑफ लाइट, ये क्या होती है,
अगर लाइट किसी मीडियम से ट्रेवल करेगी, सपोज ये लाइट का एम्पलीट्यूड है, जैसे ही मीडियम से जाएगी तो मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो लाइट का एम्पलीट्यूड धीरे 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 डिक्रीज होने लगेगा, और धीरे धीरे डिक्रीज होकर के जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज है, डिक्रीज हो रहा है डिस्टेंस के साथ यहाँ पे सब्सटेंस के अंदर, इसी को बोला जाता है एटेन्यूएशन ऑफ लाइट। तो एम्पलीट्यूड जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटेंसिटी से, क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो इंटेंसिटी जो होता है लाइट का एट ए डिस्टेंस एक्स, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स है, एक्स डिस्टेंस में कितना कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इनिशियल इंटेंसिटी आई जीरो है, मतलब बाहर इंटेंसिटी कितनी है, यहाँ पे आई जीरो है, तो अगर यहाँ पे आपके पास आई जीरो इंटेंसिटी है तो एक्स डिस्टेंस पे यानी यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आई जीरो ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, जहाँ पे अल्फा क्या है, जहाँ पे अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ एटेन्यूएशन या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। x इज इक्वल टू जीरो, मतलब मान लो जस्ट यहाँ कॉर्नर जैसे ही एंटर कर रहा है तो x इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो यह आ जाएगा i बराबर आई जीरो। ठीक है, तो दिस इज योर एटेन्यूएशन ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान N1, तो यहाँ पे हम लोग क्या बेसिकली देखने जा रहे हैं, हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि मान लो हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, एक है हमारे पास सेकेंड, सो दिस इज योर N2 हायर एनर्जी लेवल है, और ये आपके पास है N1 लोअर एनर्जी स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक, तो अगर हम बात करें N1 जो आएगा हमारे पास, हम मान लेते हैं कि जो एटम है, एटम किसको फॉलो कर रहा है, एमबी डिस्ट्रीब्यूशन को, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो कैसे डिपेंडेंट होंगे, ये डिपेंडेंट होंगे एन जीरो ई टू द पावर माइनस ई अपान ए टी, जहाँ पे के क्या है, ये आ जाएगा ई, बेसिकली ई1 है, N1 मतलब ई1 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल जिनकी एनर्जी क्या है ई1 है, और ये हो गया आपके पास के बी टी। और सिमिलरली N2 जो आएगा वो हो जाएगा आपके पास N0, और इस स्टेट की एनर्जी लेवल कितना है, माइनस E2 अपान के बी टी। टी क्या है, टेम्परेचर है, और के बी क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो अगर हम N2 अपान N1 निकालें तो ये हो जाएगा N0 ई टू द पावर माइनस E2 अपान के बी टी डिवाइडेड बाई N0 ई टू द पावर माइनस E1 अपान के बी टी, राइट, इतना आ जाएगा। तो N0 से N0 कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपके पास E माइनस E2 अपान के बी टी, और ये ऊपर जाएगा सो प्लस हो जाएगा E1 अपान 1 सेकेंड, सो E1 अपान के बी टी, इसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2, क्योंकि ऐड हो जाएंगी पावर, बेस सेम है तो, और ये आ जाएगा अपान के बी टी। तो N2 अपान N1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ओके, यहाँ से एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन लोअर एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ एटम्स इन हायर एनर्जी लेवल। N1 हो जाएगा आपके पास 1 सेकेंड, N1 हो जाएगा N0 ई टू द पावर माइनस E1 अपान के बी टी, N2 हो जाएगा N0 ई टू द पावर माइनस E2 अपान के बी टी। ये पूरा के बी टी ये पूरा ही E2 से डिवाइड, E2 में डिवाइड हो रहा है। तो N2 अपान N1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास N2 हो गया इतना, सब्सटीट्यूट कर दिए, N1 हो गया इतना, इसको भी सब्सटीट्यूट कर दिए, N0 से N0 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा ई टू द पावर E1 माइनस E2 अपान के बी टी। तो ये हमने निकाल लिया N2 अपान N1। N2 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी लेवल E2, N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन एनर्जी लेवल E1। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हम बात करें, इसमें हम लेट से हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, तो E1 और E2 हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अगर हमें देखना है, सो फॉर हाइड्रोजन एटम ये हो जाती है एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 सेकेंड, सो ये हमारे पास आ गया रिलेशन
और अगर हम इसको यहाँ से हटा के सो हमारे पास आ जाएगा En, nth स्टेट का एनर्जी लेवल कितना होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अगर E1 आपको चाहिए तो आप रख दोगे n बराबर 1 तो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 चाहिए -13.6 n बराबर 2 रख देंगे, आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लेंगे तो E2 की वैल्यू आ जाएगी करीब करीब, तो दिस इज ओके 3.4 आई गेस, 4 चौक 16, हाँ यस, सो दिस इज 3.4। तो हमें E1 पता चल गया है, E2 पता चल गया है। E1 माइनस E2 निकाल लेंगे। E1 माइनस E2 जब करेंगे तो -13.6 और E2 माइनस E2 है तो +3.4। सॉल्व करेंगे अगर तो ये आ जाएगा, सो माइनस साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ जाएगा E1 माइनस E2, यहाँ रख देंगे तो यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और kBT आ गया। ठीक है, तो अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू रख दें, टेम्परेचर की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी N2/N1 की। तो हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोगों ने E1 निकाल लिया, E2 ले लिया और E1 माइनस E2 निकाल लिया, -10.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। रूम टेम्परेचर की अगर बात करें, क्योंकि सब कुछ तो पता है इसमें तो सब कुछ पता है, हमें N2/N1 निकालना है। तो N2/N1 में केवल हमें T नहीं पता है, Kb तो हमें पता है, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट इसकी वैल्यू पता है, और ये वैल्यू हमने रखी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जिसका मतलब इसकी भी वैल्यू हमें किस में रखनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन T हमें पता होना चाहिए, तो T हम मान लेते हैं कि ये हमारा है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस, या 273 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 300 डिग्री केल्विन। सो ये हमारे पास आ गया kBT, और kBT का जो वैल्यू अगर आपके पास 300 केल्विन है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू होती है 0.025। ओके, तो यहाँ से निकाल लिए kBT की वैल्यू, उठा करके रख देंगे तो यह था -10.21 और यहाँ पे 0.025। तो जैसे ही रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी -408.4। ये जो आया -408.4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये सारी चीज़ें निकाल दें यहाँ से तो हमारे पास कितना आ गया, N2/N1 -10.2, और ये kBT के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू है, रूम टेम्परेचर पे कितना है 0.025, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10.2 में जब डिवाइड करेंगे तो आएगा -408.4। ओके, 408.4। इसका मतलब है N2/N1 ये आ जाएगा e⁻, अपान में क्योंकि माइनस है पावर नीचे आएगा प्लस में 408.4, और ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है, ये वैल्यू बहुत बड़ी है। ई की जो वैल्यू होती है वो 2 से बड़ी और 3 से छोटी होती है ना। तो अगर 2 भी ले लिया जाए तो 2 की पावर 408, टू हाई, राइट। तो एक में किसी बहुत बड़ी वैल्यू से जब डिवीजन करोगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ऑलमोस्ट 0। इसका मतलब है कि रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम के केस में जो N2 होगा वो 0 होगा। N2 में कोई भी नंबर ऑफ एटम्स नहीं रहेंगे, सारे किस में रहेंगे, N1 में रहेंगे। ओके, फर्स्ट एनर्जी लेवल में। यहाँ पे हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया। तो अगर आप रूम टेम्परेचर लेते हो तो N2/N1 की वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 0। लेकिन हम रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर, लेट से 6000 डिग्री केल्विन ले लें, अगर T बराबर 6000 डिग्री केल्विन, तो kBT की वैल्यू आ जाएगी 0.516 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। T रख देंगे, kB रख देंगे और वहाँ से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा इतना 0.516 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N2/N1 कैलकुलेट करेंगे तो बस ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम रख देंगे 0.516 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/10⁻10।
अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट बट अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा, 4 इंटू 10⁻10। तो इसका मतलब है कि N2 अपान N1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 अपान 10⁻10। इसका मतलब कि अगर ग्राउंड स्टेट में 10⁻10 एटम्स हैं तो फर्स्ट एक्साइटेड यानी N2 में 4 एटम होंगे। तो एक्साइटेड एटम की संख्या कितनी है, बहुत ही कम है। तो N2 upon N1 is roughly equal to 4 upon 10 to the power 10. Roughly 4 atoms out of 10 to the power 10 atoms are excited to higher energy level at 6000 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि सपोज आपके पास, सेकेंड ये सब हटा देते हैं, तो हमारे पास ये एनर्जी लेवल है, ठीक है, ये N1 है, ये N2 है, सारे एटम्स यहाँ पे हैं जितने भी हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि N2 में कितने एटम्स होंगे, तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा N2 अपान N1, और हमने कैलकुलेट किया हाइड्रोजन एटम के लिए आया -10.21 अपान KB सेकेंड अपान KBT, KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट, राइट, अप्रोक्सीमेटली इतना आया है। तो N1 अगर हम इसमें T रख दें तो T बराबर 300 डिग्री केल्विन की अगर हम बात करें, तो इस पे जो आ रहा है N2 अपान N1 की वैल्यू बहुत ही कम, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ जाती है। इसका मतलब है N2 ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो, इसमें एक भी एटम नहीं रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें T बराबर 6000 केल्विन, इतना टेम्परेचर जितना स्टार का टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, अगर ये टेम्परेचर कहाँ मिलेगा आपको, स्टार्स में, तो N2 अपान N1 हो जाएगा आपके पास, ये जो वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली आएगी 10⁻10। कैसे करेंगे, KBT की वैल्यू यहाँ रखेंगे, KB आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और T की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा आसानी से। तो ये आ गया हमारे पास इतना। इसका मतलब है कि N1 में अगर आपके पास 10⁻10 एटम्स हैं तो 4 एटम्स होंगे किसमें, 4 एटम आपके पास होंगे N2 में, 4 एटम्स किस में होंगे, N2 में। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई है, तो उस केस में नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे होंगे इस वाले N2 स्टेट में, ठीक है। और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक केस और है, सपोज T गोज टू इन्फिनिटी, तो जब T टेम्परेचर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो N2 अपान N1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा e⁻ -10.21 अपान इन्फिनिटी से आ गया, इनफाइनाइट से किसी भी टर्म में डिवाइड करेंगे, माइनस है तो इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे जीरो, e⁻−0 मतलब e�0 मतलब 1। इसका मतलब जैसे ही T इनफाइनाइट होगा, टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, तो N2 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा, और T इनफाइनाइट पे N2 बराबर N1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 3 केस डिस्कस कर लिया थर्मल इक्विलिब्रियम का। एक केस हुआ रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, हाइड्रोजन एटम के केस में रूम टेम्परेचर में कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा। फिर अगर स्टार का टेम्परेचर हम कंसिडर करें जो कि करीब 6000 केल्विन के आसपास अगर हम ले लें टेम्परेचर, तो उस केस में हमने देखा कि 4 एटम केवल केवल और केवल कितना, 4 एटम, इसमें से कि 10⁻10 एटम ग्राउंड स्टेट में रहेंगे यानी N1 में, तो N2 में केवल और केवल 4 रहेंगे 6000 केल्विन पे। और अगर टेम्परेचर सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, तो उस केस में N2 अपान N1 कितना हो जाएगा, रख देंगे वैल्यू, और यहाँ पे T बराबर इन्फिनिटी हो गया, हमने अभी दिखाया, तो ये आ जाएगा बेसिकली N2 अपान N1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो N2 बराबर N1। तो अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर इनफाइनाइट है तो उस केस में एक्साइटेड में उतने ही एटम होंगे जितने ग्राउंड में रहेंगे, एक्साइटेड में उतने ही रहेंगे जितने ग्राउंड में रहेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारे पास टेम्परेचर का डिस्कशन। दूसरा हमारे पास डिस्कशन क्या है, एनर्जी का। मान लो ये जो हमने टेम्परेचर का डिस्कशन करके निकाला कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तभी आपके पास एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे, और हमने ये रिलेशन निकाला था E1 - E2, है ना। तो N2 रख देते हैं N0 e⁻−E2 अपान KBT, और यहाँ आ जाएगा N1 में N0 e⁻−E1 अपान KB, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा E1 - E2
अपॉन केवीटी, राइट। तो एक केस बन सकता है कि आप एनर्जी को फिक्स करके टेम्परेचर रख दो, वो वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। दूसरा केस बन सकता है कि एनर्जी को क्या करो, चेंज करो। तो एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, इनटू अपॉन एन वन। तो एक केस ले लेते हैं E1 माइनस E2 बराबर 0। तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा N2 अपॉन N1 e टू द पावर 0 अपॉन KBT। तो जाएगा e टू द पावर 0, क्योंकि KBT में 0 डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0, और ये आ गया 1। इसका मतलब अगर दो एनर्जी लेवल सेम है, ये E1 और ये भी E1 है, लेकिन इसमें N1 है तो इसमें N2 है, तब दोनों में N2 बराबर क्या आ जाएगा, N1 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका रेशियो 1 के बराबर है। ओके, एक ये डिस्कशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। और 1 सेकेंड, तो यहाँ पे इफ E1 माइनस E2 बराबर 0, तो N2 अपॉन N1 बराबर 1 आ जाएगा। दैट मीन्स N2 इज इक्वल टू N1 एज लॉन्ग एज अ मीडियम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स कैन नॉट एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। तो हमेशा अगर आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, टेम्परेचर इनफाइनाइट नहीं है, तो उस केस में हमेशा क्या होगा कि जो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होंगे वो हमेशा ही कम होंगे। क्या होंगे, हमेशा कम होंगे। इससे नंबर ऑफ एटम्स इन एन लोअर एनर्जी लेवल। तो मान लो ये N2 है, हाई एनर्जी लेवल, आपके पास E2 जिसमें N2 नंबर ऑफ एटम्स है, लोअर एनर्जी लेवल आपके पास E1 जिसमें N1 नंबर ऑफ एटम्स है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में N2 इज ऑलवेज लेस देन N1। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है कि N2 में N2 की वैल्यू ज़्यादा हो जाए N1 से। ये हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, एक ब्रीफ हिस्ट्री, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेज़र का। फिर उसके बाद हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन डिस्कस किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में।